ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सर्वोदय महात्मा गांधी का सामाजिक दर्शन। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य का इतिहास और विकास पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम सर्वोदय महात्मा गांधी का सामाजिक दर्शन। समाज कार्य के प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर SR बिल्लोरे पिछले कई दशकों से MSW अर्थात समाज कार्य के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अध्ययन और अध्यापन में सहयोग देता आ रहा हूं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, और आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, हमारा भारत देश अत्यंत विशाल है और उतना ही विशाल है समाज कल्याण का क्षेत्र। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि समाज कल्याण या समाज सेवा के क्षेत्र में हम अकेले नहीं हैं। हम अर्थात प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स या वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि आप बनने जा रहे हैं, बल्कि इस क्षेत्र में हमारे साथ और हमसफ़र या हमराही हैं जिनकी मंजिल वही है जो हमारी है, अर्थात सबका कल्याण, समाज का कल्याण, सबकी सेवा। इनकी विचारधाराएं अलग हैं और तरीके भी काम करने के अलग अलग हैं, फिर भी मंजिल एक ही है। और इसी हिसाब से हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने सहकर्मियों की, अपने हमराहियों की भी कुछ जानकारी रखें ताकि लेन देन में भी एक दूसरे को लाभ हम लोग पहुंचा सकें। जैसा कि हमने आपसे बताया था, इसमें एक वर्ग उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का है जिनकी समाज सेवा धर्म पर आधारित है। दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म हैं, लगभग सभी के अनुयायी हमारे भारत देश में हैं। और अगर आप सरसरी निगाह से देखें इनके धर्म ग्रंथों को, तो आप पाएंगे कि प्रत्येक धर्म में परोपकार की महिमा का बखान किया गया है। कुछ धर्मों में तो यह है कि नर सेवा अर्थात नारायण सेवा, इंसान में ही भगवान का वास है। अगर आप इंसान की सेवा करते हैं तो असल में वो भगवान की पूजा ही है। तो एक वर्ग जिसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, मदर टेरेसा का वर्ग, ये सारे के सारे लोग जो समाज सेवा में रत हैं, अपने मिशन को एक धार्मिक मिशन के रूप में देखते हैं और उसी कारण समाज सेवा में ये लोग सक्रिय हैं। दूसरा वर्ग उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का है जिन्हें आप धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता वो हैं जो अपनी गतिविधि केवल इसीलिए चलाते हैं कि समाज में उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, या अपने काम को किसी धर्म से जोड़ करके नहीं देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, भारत सेवक समाज, हेल्पेज इंडिया, इस प्रकार के जो संस्थाएं हैं, इस प्रकार के जो संगठन हैं, ये इसी के उदाहरण हैं। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें आप राजनीति मूलक समाज सेवक कह सकते हैं। लगभग सभी राजनीतिक दल के अपनी अपनी शाखाएं हैं, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, और इस बात का ये दावा करते हैं कि ये इनके माध्यम से ये समाज की सेवा करते हैं। और समाज की सेवा के साथ में युवाओं की भी सेवा होती है और महिलाओं की भी सेवा होती है।
खास करके चुनाव के टाइम में इनके जो घोषणा पत्र प्रकाशित होते हैं, मैनिफेस्टो, उसमें तो आप पाएंगे कि शासन या कुर्सी की सत्ता से इनको बिल्कुल मोह नहीं है। ये तो शुद्ध समाज कल्याण या जनता की सेवा के लिए ही मैदान में है। हालांकि इनके इन उद्देश्यों पर शंका की जा सकती है, लेकिन फिर भी इन राजनीतिक दलों का ये दावा है कि वो जो समाज के क्षेत्र में है वो समाज की सेवा के लिए ही है। राजनीति का महत्व इनके लिए दूसरे नंबर पर है। एक वर्ग इनके अलावा चौथा वर्ग जो है वो है शासन का। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हों, प्रत्येक शासन में, प्रत्येक सरकार में समाज कल्याण के लिए पृथक से विभाग हैं। उदाहरण के लिए महिला और बाल विकास, श्रम कल्याण इत्यादि। पूरे देश में राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और इनमें जो कर्मचारी हैं उन्हें आप शासकीय सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं। इनके अलावा पूरे देश में आप लोगों ने नाम सुना होगा NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, या अशासकीय या स्वैच्छिक संगठन सेवा के। हमारे देश में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 20 लाख के करीब। CBI ने अभी एक सर्वे किया था, उसमें पाया गया कि हमारे देश में हर 600 आदमी के ऊपर एक NGO कायम है, सक्रिय है, जैसा कि उनका दावा है। कितनी सेवा इनके द्वारा हो रही है, ये एक विवाद का विषय। एक और वर्ग है उन व्यक्तियों का जो बिल्कुल एकला चालोरे के तर्ज पर खुद अपने दर्शन को लेकर के, खुद अपने तौर तरीकों को लेकर के समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ये न तो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं, न शासन से संबंधित हैं, न किसी NGO से। ये स्वयं अपने आप में संस्था है। आप लोगों ने नाम सुना होगा बाबा आमटे का, आप लोगों ने नाम सुना होगा चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का। इस तरह के जो लोग हैं ये स्वयं अपने बलबूते पर अपनी विचारधारा को लेकर के समाज सेवा के काम में जुटे हुए हैं। और एक वर्ग है जिसको, जो आज की हमारी चर्चा का विषय है, गांधी वाली समाज सेवा या समाज सेवा की सर्वोदय विचारधारा। इस पर भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो मैंने अभी आपको 7 वर्गों के नाम गिनाए हैं, इनमें से अनेकों के अपने आदर्श समाज के मॉडल हैं। समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा हो सकता है, इस पर सोक्रेटिस और प्लेटो से लेकर के आज तक लोगों ने अपने अपने मॉडल्स का निर्माण किया है, अपने अपने नमूनों का निर्माण किया है और वे मानते हैं कि यही एक आदर्श समाज की रूपरेखा हो सकती है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण में आपको राम राज्य के नाम से एक आदर्श समाज की रूपरेखा देखने को मिलेगी। उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो बड़े विस्तार से उत्तरकांड में आदर्श समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की है राम राज्य के नाम से। उत्तरकांड में उनकी पंक्तियां हैं, राम राज्य में क्या होता है, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम के राज्य में, आदर्श समाज में कोई किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता और ईश्वर के प्रताप से, भगवान के प्रताप से उस समाज में कोई भेदभाव ही नहीं, विषमता ही नहीं, सब बराबर हैं। आगे लिखते हैं तुलसीदास, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम के राज्य में, आदर्श समाज में 3 तरह की जो तकलीफ़ें हो सकती है एक सामान्य व्यक्ति को, वो तीनों तकलीफ़ें वहाँ पर नहीं हैं। दैहिक, न कोई शारीरिक कष्ट है, दैविक यानी ईश्वरीय और मानसिक कोई कष्ट है, और भौतिक यानी संसार से संबंधित कोई इनको कष्ट है। सारी चीज़ें उपलब्ध है। राम राज काहू ही नहीं, किसी को इस प्रकार की तकलीफ नहीं है राम राज्य में, आदर्श समाज में। और आगे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो कि आज के संदर्भ में भी काफ़ी प्रासंगिक कही जा सकती है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लच्छन हीना। राम के राज्य में, आदर्श समाज में, न तो कोई गरीब है, न कोई दीन दुखी है, न कोई अनपढ़ है और न कोई गुणहीन है। तो एक आदर्श समाज की कल्पना हमको रामचरितमानस में भी मिलती है। उसके बाद में अगर आप देखें तो इस्लाम में, कुरान शरीफ और हदीस में तो बहुत विस्तार से एक आदर्श राज्य के बारे में बताया गया है। अगर आप राजनीतिक चिंतकों के बारे में चर्चा करना चाहें, आदर्श समाज की उनकी क्या कल्पना है,
तो सुकरात और प्लेटो से लेकर के जो बहुत प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक विचारक हो गए, जैसे रूसो, वोल्टेयर, रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय और इन सबसे आगे मार्क्स और एंजल्स, इन लोगों ने अपने अपने कल्पना समाज की, आर्य समाज की है। उनके रचनाओं में आप देख सकते हैं। जहाँ तक शासकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का सवाल है, उनकी जो गीता और कुरान और बाइबल तो भारतीय संविधान ही है। और भारतीय संविधान में अल्टीमेटली क्या है? एक आदर्श समाज की ही रूपरेखा उसमें कुल मिलाकर के आपको प्राप्त होगी। अगर व्यक्ति विशेष पर आप आएँ तो आप पाएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अतीत में एक आदर्श के समाज की कल्पना की थी और उस पर उन्होंने काफ़ी काम भी किया। आज के युग में अरुंधति रॉय, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, इस प्रकार के लोग हुए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से समाज को बदलने की और नए समाज की रचना की कोशिश की है। लेकिन आप पाएंगे कि इस तुलनात्मक दृष्टि से इन सारे जो मॉडल्स की अगर आप तुलना करें तो गांधी का आदर्श समाज, जिसको उन्होंने राम राज्य भी कहा है या सर्वोदय समाज भी कहा है, ये अपने आप में एक परिपूर्ण कल्पना है। इनसे कुछ समानता भी है जो अभी मैंने नाम लिया आपके सामने, और कुछ भिन्नता भी है। इस रूपरेखा से, इसके नियमों से आप सहमत हों चाहे न हों, लेकिन इनकी जानकारी एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। तो आइए हम चर्चा करें कि सर्वोदय यानी गांधी की सामाजिक विचारधारा क्या है। सबसे पहले तो जानें कि सर्वोदय शब्द का मतलब क्या है। सर्व और उदय, इन दो शब्दों से मिलकर के सर्वोदय शब्द बना है। सबका उदय, सबकी प्रगति, सबका कल्याण। ये उससे भी आगे की चीज़ है। इसमें कहा गया बहुजन नहीं बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका उदय। और जैसा कि प्रसिद्ध संस्कृत के श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। लेकिन एक बात की आश्चर्य आपको शायद लगेगा कि हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में सर्वोदय नाम का शब्द नहीं मिलता है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो सर्वोदय शब्द है ये भारतीय भाषाओं के शब्दकोश को महात्मा गांधी की ही देन है। और इसकी शुरुआत होती है सन 1904 से, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और रंग भेद के खिलाफ एक आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया था। उनके कई विदेशी मित्र हो गए थे। तो एक बार ट्रेन यात्रा में उनके जर्मन मित्र उनको विदा देने आए और ट्रेन चलने से पहले उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका गांधी जी को दी और कहा कि ये पुस्तिका शायद आपकी रुचि की हो। इस पुस्तिका ने गांधी की विचारधारा को एक नया मोड़ दिया। इसका नाम था अनटू दिस लास्ट, और यह रचना जो थी तो प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक विचारक रस्किन, जॉन रस्किन की। गांधी जी ने उस ट्रेन यात्रा में ही उस पूरी पुस्तिका को पढ़ डाला और उनके सामाजिक बेचैनी को एक ठोस आधार मिल गया, एक ठोस वैचारिक आधार मिल गया। और यहीं से गांधी जी के सामाजिक दर्शन ने एक ठोस आधार लेना प्रारंभ किया। इस पुस्तिका में क्या था? एक तो सबसे पहले कहा गया था रस्किन के द्वारा कि आदर्श समाज में सबके कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। ये दोनों आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। व्यक्तिगत कल्याण में ही सामाजिक कल्याण है और सामाजिक कल्याण में ही व्यक्तिगत कल्याण निहित है। दूसरा, सबको अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है और रस्किन के मुताबिक नाई का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना वकील का। और तीसरा जो सिद्धांत बताया गया इसमें कि श्रमिक अर्थात मिट्टी खोदने वाले मजदूर तथा कारीगर का जीवन ही आदर्श जीवन है। इस किताब से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसका गुजराती भाषा में अनुवाद कर दिया और आगे चल करके इस किताब के हिंदी अनुवाद भी हुए। इतना ही नहीं, इस किताब के प्रकाशन के बाद गांधी की 3 किताबें और आईं। इसका नाम था सर्वोदय का, जैसा मैंने आपसे जिक्र कर दिया। उसके बाद में एक किताब आई उसकी
हिंद स्वराज, जो गांधी जी ने जहाज में बैठकर ही लिखी, पानी के जहाज में, जब अफ्रीका से भारत आ रहे थे। ये पुस्तक आज भी एक प्रासंगिक पुस्तिका मानी जाती है। और तीसरी किताब थी उनकी मेरे सपनों का भारत। इन तीनों पुस्तकों से गांधी जी के सामाजिक दर्शन की एक रूपरेखा आपको प्राप्त हो सकती है। तो आइए देखें कि गांधी जी किस प्रकार का समाज चाहते थे। उनके मुताबिक राम राज्य क्या है, एक आदर्श समाज क्या है। प्रिय छात्रों, गांधी जी का आदर्श समाज मूलतः गांवों का समाज है। इसमें शहरों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इस समाज में प्रत्येक गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है, अपने आप में संपूर्ण है। और गांव के लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें नागरिकों के हो सकती है, अर्थात अन्न, उसका उत्पादन गांव में ही होगा जितना ज़रूरी है। वस्त्र अर्थात खादी, आवास जो गांव के साधनों से मिलकर ही लोग बनाएंगे, और आजीविका, रोजगार भी गांव के स्तर पर ही उसकी पूर्ति होगी। इन सारी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति गांव में ही होगी। गांव के निवासी को भाग करके शहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गांव के सारे वयस्क मिल करके ग्राम पंचायत का चुनाव करेंगे, जो वहाँ की सर्वोच्च सत्ता होगी। और उसी में विधायिका अर्थात कानून भी वही बनाएगी, न्यायपालिका अर्थात फैसले भी वही लेगी, और कार्यपालिका अर्थात सारे काम भी गांव के स्तर की वही संस्था करेगी। और इसी के तहत सारे अधिकार इसमें निहित होंगे। इसी ग्राम पंचायत के जिम्मे गांव के स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। किसी बाहरी सरकार का मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस छोटे से समाज में धर्म, जाति, भाषा और रोजगार को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान अवसर मिलेंगे। और जैसा गांधी जी ने बार बार कहा था, इस समाज में मनुष्यों का रोजगार छीनने वाले यंत्रों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उनका यह मानना था कि यंत्र और शहर ये दोनों गांव की संपत्ति को चूसने वाले उपकरण हैं, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनका बहिष्कार होना चाहिए। हमारे आदर्श समाज में इनका कोई स्थान नहीं है। और जो गांधी की मान्यता थी कि देश में सत्ता के केंद्र दो ही रहेंगे, एक तो गांव और दूसरा केंद्र। राज्य की भूमिका कम से कम होगी, और शहरों का महत्व भी, जैसा कि हमने आपसे बताया, द्वितीयक होगा। प्रिय छात्रों, कोई भी समाज मूल्य रहित समाज नहीं हो सकता है। अगर समाज को कायम रहना है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उसके कुछ मूल्य हों, उसके कुछ मूल्यों का पालन किया जाए, लोगों की जानकारी में वो हो। और इसी समाज में आगे गांधी ने कहा कि उनके रामराज्य में ये नहीं होगा कि एक ओर तो अथाह संपत्ति हो और दूसरी तरफ फाके कशी हो। इस समाज में कोई भूखा मरने वाला नहीं होगा, और उस राज्य का आधार भी पशुबल नहीं होगा। एक और बात कही उन्होंने अपने समाज के लिए कि उनके सादर समाज में करोड़ों का और करोड़ों के सुख के लिए चलने वाला राज्य होगा। उसके विधान में जो भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, उसे चाहे आप राजा कहें, चाहे राष्ट्रपति कहें, या कुछ कहें, वह प्रजा का सच्चा सेवक होने के नाते उस पद पर होगा। प्रजा के प्रेम और समर्थन से ही वहाँ टिकेगा और उसके कल्याण के लिए प्रयत्न करता रहेगा। वह जनता के धन पर गुलछर्रे नहीं उड़ाएगा और अधिकार के बल से लोगों को सताएगा नहीं, और ऊंचे पद पर रहते हुए भी फकीर का जीवन जिएगा। गांधी के आदर्श समाज में ये कल्पना है कि उसमें शासन की सत्ता कम से कम होगी। कई बार तो गांधी ने अपने आप को अराजकतावादी भी कहा है, और उन्होंने कहा है कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे, कम से कम काम करे। तो इसका विकल्प क्या है? लोग अपने मिलजुल करके काम चलाएंगे, और कानून बना बनाकर दंड के भय से उनका पालन कराना उस राज्य में नहीं होगा, उस समाज में नहीं होगा। उसमें सुधार करने के लिए जनता विधानसभाओं में संसद का रास्ता नहीं देखेगी, बल्कि लोग स्वयं अपना इनिशिएटिव ले करके, पहल करके, और उसमें प्रयत्न करेंगे परिवर्तन का। और एक और बात कही उन्होंने
कि इस आदर्श समाज में खेती के धंधे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और दूसरे सारे व्यवसाय उसके बल पर टिकेंगे, उसके सारे कंटिन्यू करेंगे। और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि राम राज्य में दंड का शासन नहीं होगा, सत्ता का शासन नहीं होगा, प्रेम और परस्पर सहकार इसकी ही बात और इसके कारण से ही राज्य का संचालन किया जाएगा। मेरे छात्रों, मैंने आपसे बताया कि प्रत्येक राज्य अगर उसको कायम रखना है, अगर उसको कंटिन्यू करना है, तो कुछ मूल्य उसके होते हैं, उस पर उन मूल्यों को आधारित किया जाना चाहिए। गांधी ने अपने इस आदर्श समाज के आधार के रूप में 14 मूल्यों का वर्णन किया है। संक्षेप में हम आपको बता दें। पहला मूल्य है अहिंसा, दूसरा सत्य। आदर्श समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, झूठ का कोई स्थान नहीं है। तीसरा है ब्रह्मचर्य या आत्मानुशासन। चौथा मूल्य अस्तेय या चोरी न करना। पांचवा मूल्य अपरिग्रह, कोई अपनी ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह न करे, जमाखोरी न करे। छठा मूल्य सबको शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर श्रम करना पड़ेगा। सातवां अस्वाद। आठवां निडरता यानी भय से मुक्ति। नवां सर्वधर्म संभाव, सारे धर्मों को समान रूप से आदर दिया जाएगा गांधी के आदर्श समाज में। 10वां स्वदेशी, अर्थात हमारी ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन हम खुद ही करेंगे और उनका उपयोग करेंगे। 11वां अस्पृश्यता का विरोध। 12वां शांति, बिना किसी झंझट के, बिना किसी संघर्ष के लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए मिलजुल करके रहेंगे। अगला मूल्य है समानता, इक्वालिटी। बिना किसी भेदभाव के सारे वर्ग, सारी जातियाँ, भाषा भाषी लोग एक समान उनके साथ व्यवहार होगा। और 14वां मूल्य है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। तो ये 14 मूल्य गांधी के आदर्श समाज के आधार कहे गए हैं। मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि गांधी का जो मॉडल है इस रूप में भी अनोखा है कि और लोगों ने तो उसकी रूपरेखा दी है और उसके बारे में अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, लेकिन गांधी ने एक निश्चित कार्यक्रम दिया देश को कि इस कार्यक्रम का अगर आप परिपालन करेंगे तो आदर्श समाज की रचना में काफ़ी हद तक प्रगति आप कर सकते हैं। तो उन्होंने 19 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की जो आदर्श समाज की रचना के लिए आवश्यक बताए गए। संक्षेप में इनकी भी चर्चा मैं आपसे कर दूं। इस चार्टर को, इस घोषणा पत्र को नए भारत के पुनर्निर्माण का घोषणा पत्र कहा गया है और इसमें 19 कार्यक्रम गांधी ने बताए। पहला है सांप्रदायिक एकता। केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, भारत में जितने भी लोग धर्मों के पालन करने वाले हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग धर्मों के, इकट्ठा होकर के रहें बिना किसी भेदभाव के। दूसरा कार्यक्रम अस्पृश्यता निवारण। तीसरा नशा मुक्ति। चौथा खादी का निर्माण और उसका उपयोग, हर व्यक्ति अपने उपयोग का खादी स्वयं तैयार करे और उसका उपयोग करे। पांचवा ग्रामोद्योग। छठा साफ सफाई या स्वच्छता। सातवां कार्यक्रम बुनियादी तालीम या बेसिक एजुकेशन। शिक्षा केवल सैद्धांतिक न हो बल्कि जनजीवन के रोज़मर्रा के कामों से जुड़ी हुई हो और उसी के माध्यम से हम सीखें। आठवां महिला विकास। नवां प्रौढ़ शिक्षा। 10वां स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की शिक्षा। 11वां प्रांतीय भाषाओं का विकास। 12 राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी। 13 आर्थिक विषमता को दूर करना। 14वां किसान को भरपूर सुविधाएं देना ताकि अन्न का आवश्यक उत्पादन हो सके। 15 श्रमिक कल्याण। 16 आदिवासी कल्याण। अगला कुष्ठ रोगियों की देखभाल और उनका कल्याण। 18वां छात्रों का कल्याण और 19वां गाय की सेवा। ये 19 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम गांधी ने घोषित किया कि अगर इनका परिपालन हो प्रत्येक सूत्र का तो देश में एक आदर्श समाज की रचना की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको 2 बातें बताई। नंबर 1, गांधी के आदर्श समाज की रूपरेखा क्या है। नंबर 2,
वे कौन से नैतिक मूल्य हैं जिन पर गांधी जी इस समाज को आधारित करना चाहते थे। और नंबर 3, इस समाज की रचना के लिए एक ठोस कार्यक्रम क्या हो सकते हैं। ये 19 कार्यक्रम जो मैंने अभी आपको बताए, इनकी घोषणा गांधी जी ने की थी और इनको नाम दिया था समाज की पुनर्रचना का, समाज के पुनर्निर्माण का काम। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी की शहादत के बाद देश में रचनात्मक क्षेत्र में निराशा का वातावरण रहा, लेकिन बहुत जल्दी उनके पट्ट शिष्य आचार्य विनोबा भावे आगे आए और उन्होंने गांधी जी के उस काम को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाया। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी के आदर्श समाज की रूपरेखा को और गहराई से देखा और उसके परिपालन का उन्होंने प्रयत्न किया। लगातार 14 साल तक आचार्य विनोबा भावे पूरे देश में घूमे और उन्होंने भूदान और ग्रामदान आंदोलन के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्र को एक नई शक्ल देने की कोशिश की। विनोबा जी का कहना यह था कि जिस तरह से पानी और हवा हम सबको प्रकृति की देन है और उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार जमीन भी प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है और वितरण उसका समान रूप से सबके बीच में होना चाहिए। इसी मिशन को लेकर के आचार्य विनोबा भावे पूरे देश में घूमे और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन भूदान में प्राप्त की। इसके आगे और चले, उन्होंने कहा कि पूरा ग्रामदान अपने आप को, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको ज़मीन का हिस्सा दे, जो गांव के समर्थ लोग हैं, और ग्राम सभा का निर्माण हो ताकि पूरे गांव के प्रत्येक परिवार से एक वयस्क व्यक्ति उस ग्राम सभा का सदस्य हो और यही ग्राम सभा सारे निर्णय करे। तो इस भूदान और ग्रामदान के माध्यम से लगभग 1,68,000 गांव ग्रामदान में प्राप्त किए गए और उसको पूरी दुनिया के सामाजिक वैज्ञानिकों ने एक चमत्कार की ही उपाधि दी। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, एक आदर्श समाज की रचना का, उसको आचार्य विनोबा भावे ने अपने भूदान और ग्रामदान आंदोलन के माध्यम से और परिपक्व करने की कोशिश की। तो प्रिय छात्रों, आज हमने जो चर्चा की उसमें 3 बातों की चर्चा विशेष रूप से, जिसको मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, गांधी जी की अपनी कल्पना थी एक आदर्श समाज की। नंबर 2, ये समाज किन मूल्यों पर आधारित हो, इसकी भी उनकी स्पष्ट कल्पना थी, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। और नंबर 3, इस समाज को आकार देने के लिए एक ठोस कार्यक्रम गांधी जी ने देश के सामने रखा और इसी को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने अपने भूदान और ग्रामदान आंदोलन के माध्यम से बहुत सराहनीय प्रयास किए। कौन कौन सी विधियां गांधी जी ने इस्तेमाल की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसके चर्चा हम अगली बार करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं कुछ उन प्रश्नों की चर्चा आपसे करना चाहूँगा जो आमतौर पर इस पर उठाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, गांधी के आदर्श समाज की रूपरेखा क्या है? इसका उत्तर ये होगा, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था, कि गांधी का समाज, आदर्श समाज, विषमता रहित होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार, और सबसे बड़ी बात ये कि आदर्श समाज जो है गांव का समाज होगा, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा पूरे अधिकारों से संपन्न होगी और सारे अधिकार का उपयोग करते हुए वो अपने आप को उन्नत करने का प्रयास करेंगे। आदर्श समाज में सत्ता के केवल 2 ही केंद्र होंगे, एक गांव और दूसरा केंद्र, और जहां तक हो सके अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति गांव अपने स्तर पर ही करेगा। तो प्रत्येक ग्रामीण इकाई अपने आप में स्वायत्त होगी, आत्मसंपन्न होगी। एक सवाल और इसमें उठता है कि वो कौन से मूल्य हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी अपने समाज को आधारित करने की कोशिश करते थे। तो इन मूल्यों की चर्चा मैंने आपसे कही, सत्य, अहिंसा, प्रेम, प्रजातंत्र इत्यादि। एक दूसरा सवाल इस पर चर्चा हो सकती है। और तीसरा सवाल ये कि वो कौन सा कार्यक्रम था, ठोस कार्यक्रम था, जिसके जरिए महात्मा गांधी ने अपने इस कल्पना को, आदर्श समाज की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को एक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। और वो कहलाता है गांधी जी का 19 सूत्रीय
रचनात्मक कार्यक्रम। यह देश के निर्माण का एक ठोस कार्यक्रम था और आज भी किसी न किसी रूप में इन कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। और अंत में ये आपसे सवाल हो सकता है कि गांधी की शहादत के बाद सर्वोदय आंदोलन का क्या हुआ और क्या वो आंदोलन किसी रूप में आगे बढ़ पाया। तो इसका उत्तर भी हमने आपको दिया कि गांधी जी के पट्ट शिष्य उनकी शहादत के बाद उन्होंने ग्रामीण समाज के आकार को और स्पष्ट करने का प्रयास किया। नई ग्राम संरचना अपने 2 आंदोलनों के माध्यम से, एक का नाम है भूदान आंदोलन और दूसरे का नाम है ग्रामदान आंदोलन। इसमें 1 लाख से भी अधिक ग्रामों की नई रचना का प्रयास किया गया और कुल मिला के कहा जा सकता है कि विनोबा ने जो प्रयास किया गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके, उसको हमारे सामाजिक वैज्ञानिकों ने एक चमत्कार की ही संज्ञा दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं और अपनी अगली चर्चा में हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा आविष्कृत उन विधियों की जिसके माध्यम से उन्होंने नए समाज की रचना करने और सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सर्वोदय, महात्मा गांधी का सामाजिक दर्शन। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी हरीशा चौधरी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।